तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 जो अति संभावित प्रश्नों की सीरीज लेकर के हम चल रहे हैं, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 20। और इस प्रैक्टिस सेट में हम कवर करने वाले हैं हिंदी भाषा एवं पेडागोजी। देखिए, हिंदी भाषा आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 30 में से 30 नंबर भी ले आ सकते हैं। पूरा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, लेकिन इसमें सिर्फ कठिन इतना होगा कि आपको जो प्रश्न दिए जाएंगे उसकी भाषा थोड़ी सी ट्रिकी होगी, उसको समझने में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को उठाकर आप देखेंगे तो बस भाषा ही कठिन आई है, बाकी एक बार आप भाषा को समझ गए हैं तो आसानी से उन प्रश्नों का आपने आंसर दे लिया है। ठीक है, तो यही प्रयास इस वीडियो में किया जाएगा कि आपको भाषा आसानी से समझ में आ जाए, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है, प्रैक्टिस बराबर इसकी करके चलनी है। तो यही हमारा प्रयास रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको पता है, इससे पहले हम ऑलरेडी 19 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें 5 वीडियो सीडीपी की, 5 वीडियो आपकी ईवीएस की, 2 से 3 वीडियो आपकी मैथ पेडागोजी की हैं, 2 से 3 वीडियो आपकी इंग्लिश पेडागोजी की हैं। तो सारी वीडियो आपको देख लेना है। लास्ट तक हम ये वीडियो सीरीज लेकर के चलेंगे। अगर आप इतनी वीडियो सीरीज को कवर कर लेते हैं तो आपके आराम से 90 से ऊपर नंबर आ जाएंगे और आप एग्जाम को आसानी के साथ में क्वालिफाई कर जाएंगे। तो 30 प्रश्नों का यह प्रैक्टिस सेट है। लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बताना है कि 30 में से आपके कितने नंबर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न की भाषा को अच्छे से आप थोड़ा सा समझना। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के संबंध में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। जो आपकी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 दी गई है, उसमें कुछ जो है संस्तुतियों का मतलब होता है नियम, उसमें कुछ नियम बताए गए हैं। अब ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, यानी कि कौन सा ऑप्शन जो है वो पाठचर्या 2005 को फॉलो नहीं करता है। नहीं शब्द को जरूर आप देखना। ठीक है, चलिए चारों ऑप्शन देखते हैं। देखिए चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन है संदर्भ में व्याकरण सीखना, यानी कि थोड़ा थोड़ा व्याकरण सीखना। बहुभाषिकता का संसाधन के रूप में प्रयोग करना, यानी कि अगर अलग अलग भाषा के लोग आपकी कक्षा में पढ़ रहे हैं तो उस अलग अलग भाषा को प्रॉब्लम मत समझिए, उसको ये समझिए कि ये एक तरह का संसाधन है। नंबर 3 है व्याकरण नियमों को याद करना। हमने आपको कहा था जहां भी आपको याद शब्द देखने को मिल जाए, रटना शब्द देखने को मिल जाए, कंठस्थ शब्द देखने को मिल जाए, तो ये सारे नेगेटिव वर्ड होते हैं, यही आपका गलत हो जाएगा। जहां पर भी आपको ये शब्द दिखें तुरंत उस ऑप्शन को गलत कर दीजिए। और आपसे यही पूछा है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। देखिए नहीं लिखा है ना कौन सा ऑप्शन गलत है, तो आपने देखते ही बता दिया कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहां पर गलत होगा, क्योंकि इसमें याद करने की बात कह रहा है। और किसी भी जो पाठचर्या की रूपरेखा उसमें यह नहीं कहा गया कि आप चीजों को याद कराइए। तो आंसर नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ी सी हम जानकारी दे देते हैं एनसीएफ 2005 के बारे में। तो भारतीय शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुतियां इस प्रकार हैं। कौन कौन से नियम दिए हैं देख लीजिए। सार्थक शब्दों से भाषा शिक्षण की शुरुआत करें, यानी कि सिंपल शब्दों से आपको भाषा पढ़ाना शुरू करना है। कठिन शब्द नहीं लेकर के आइए शुरुआत में, जिससे कि बच्चे भाग जाएं। आपको बिल्कुल भागना नहीं है। ऐसा नहीं पहला प्रश्न ही कठिन आ गया, समझ में नहीं आ रहा, निकल लेते हैं, ऐसा बिल्कुल मत करना अगर आप पूरे नंबर चाहते हैं। ठीक है, दूसरा है बहुभाषिकता का संसाधन के रूप में प्रयोग कीजिए। बहुभाषिकता क्या होती है आपको मैंने बता दिया। भाषा शिक्षण हेतु समग्रतावादी दृष्टिकोण होना चाहिए। ये कुछ महत्वपूर्ण संस्तुतियां हैं जो 2005 एनसीएफ में दी गई हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये सारे आपके पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आगे आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। देखिए, बच्चों को लिखना सिखाते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए। अगर आप किसी बच्चे को लिखना सिखा रहे हैं कि आप ओलम लिखिए, या शुरुआत एकदम बेसिक नॉलेज आप देना चाह रहे हैं लिखने की, तो क्या करना चाहिए। रट कर लिखने वाले विषय देने चाहिए। पहले हमने बताया जहां भी आपको रटना शब्द मिल जाए समझ लीजिए गलत है, तो ये पहला ऑप्शन कट जाएगा। वर्णमाला याद करने के लिए देनी चाहिए। याद तो बिल्कुल भी नहीं करवाना है, याद करना रटना नेगेटिव टैग वर्ड है, कट जाएगा। अगला देखिए, स्वयं के विचार लिखने का मौका देना चाहिए। बिल्कुल, पहले बच्चे को आप ये बोलिए कि देखो हम आपको ना तो इमला बोलेंगे ना कोई पाठ बोलेंगे, पहले तुम्हारे मन में जो कुछ भी आ रहा है वो तुम लिख दो। कुछ भी आप लिख सकते हो, आज आपने घर पर क्या किया, आज आप कहाँ गए थे, कुछ भी आप जो आपके मन में विचार आ रहे हैं पहले आप वो लिखिए, उसके बाद में हम बोलेंगे। तो ये आप उसको स्वयं के विचारों को लिखने का मौका देंगे, जिससे कि उसकी जो लिखने की क्षमता है वो अच्छी होगी और आराम से वो उसके दिमाग में जो भी आएगा वो लिख करके आपको दे देगा। अगला है एक ही अक्षर को बार बार लिखना। बार बार लिखने का मतलब है वही रोट रीडिंग, यानी कि याद करना, लर्न करना। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा।
चलिए देखिए, लिखना अर्थात लेखन कौशल का विकास मौलिक विचारों को लिखित रूप देने तथा विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिखने की क्षमता को संदर्भित करता है। तो ये सिंपल सी इसकी परिभाषा हो गई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता के आकलन के लिए क्या-क्या आवश्यक है? अगर बच्चे की पढ़ने की क्षमता आप जानना चाहते हैं, प्राथमिक स्तर का मतलब है कक्षा 1 से 5 तक के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए? भाषा की पाठ्यपुस्तक उसको देनी है, पठन सामग्री के चुनाव की स्वतंत्रता देनी है उसको, अनौपचारिक पत्र देना है या फिर उससे बातचीत करनी है। कौन-सा ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा अगर आप उसके पढ़ने की क्षमता जाँचना चाहते हैं तो? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पठन सामग्री के चुनाव की स्वतंत्रता। यानी कि उससे बोलिए कि ये सारी किताबें रखी हुई हैं, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, आप जो पढ़ना चाहते हैं उठा करके, आप वो पढ़ करके हमको सुना दीजिए, तो हम समझ जाएँगे कि आपकी पढ़ने की क्षमता कितनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप अपने मन की कोई किताब दे दीजिए उसको, कोई उपन्यास ही दे दिया, मान लीजिए कोई कठिन किताब दे दी, ऐसा नहीं करना है। आप उसको स्वतंत्रता दीजिए, जो वो पढ़ कर के आपको दिखाना चाहता है, जिससे कि वो पढ़ कर के दिखा सके। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए, पढ़ना केवल सीखने समझने के लिए नहीं होता है, इससे हमें आनंद की अनुभूति भी होती है। सामान्यतः पढ़ना-लिखना को अनिवार्य बना दिए जाने से उनके प्रति जो रुचि और आकर्षण होते हैं, वह कम हो जाते हैं। दूसरी ओर पढ़ने को स्वैच्छिक करने से न केवल उत्साह व रुचि बनी रहती है, बल्कि उसका आनंद और रस भी मिलता है। यानी कि बच्चा जो पढ़ना चाह रहा है, आप उसको स्वतंत्रता दीजिए, तो उसकी भी रुचि बनी रहेगी और उसको आनंद मिलेगा और आपको भी आनंद मिलेगा उस चीज़ को पढ़ने में। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए, तो बहुभाषिकता का क्या उद्देश्य है? बहुभाषिकता हमने बताया है, एक ही कक्षा में अगर बहुत सारे भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो इसे हम बहुभाषिकता कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, विभिन्न भाषाओं की जानकारी देना, क्षेत्रीय भाषाओं की रिक्तियों को पूरा करना या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर देखिए, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषिकता जो है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना। अब समावेशी शिक्षा क्या होती है? पिछली तीनों वीडियो में आपको बता चुके हैं सीडीपी की में, एक ही छत के नीचे विभिन्न भाषा के लोग, विभिन्न तरह के लोग, विकलांग लोग भी पढ़ रहे हैं, अमीर लोग भी पढ़ रहे हैं, गरीब लोग भी पढ़ रहे हैं, सब लोग जब एक ही छत के नीचे पढ़ते हैं, तो इसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। और ऐसे में क्या होता है, अगर सब लोग एक ही छत के नीचे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर अलग-अलग भाषा बोलने वाले भी आएँगे, ठीक है? कोई मलयालम बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर बैठ कर के पढ़ेंगे। तो यही समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषिकता जो है आवश्यक है और यही बहुभाषिकता का मुख्य उद्देश्य है। देखिए, तो यहाँ पर बोला गया है, बहुभाषिक कक्षा से तात्पर्य एक ऐसी कक्षा से है जिसमें 2 से अधिक प्रकार की बोली जाने वाली भाषा के छात्रों की उपलब्धता हो। यानी कि बहुत सारी भाषा बोलने वाले छात्र एक साथ में बैठ कर के पढ़ते हैं। उन्हें अपनी-अपनी भाषा में बोलने के अवसरों की उपलब्धता हो। ऐसा नहीं हो कोई तमिल बोल रहा है, कोई तेलुगु बोल रहा है, मना कर दो, नहीं भैया तुम तमिल नहीं बोलोगे, केवल इंग्लिश बोलोगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, समावेशी कक्षा में ऐसा नहीं होता है। सबको स्वतंत्रता होती है, कोई भी भाषा वो बोल सकता है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम कौशल में कर्म और अर्थ निर्माण साथ-साथ होता है? यानी ऐसा कौन-सा नियम जो आपका अधिगम यहाँ पर होगा, अधिगम कौशल है जिसमें कर्म और अर्थ दोनों साथ-साथ होते हैं? चलिए ऑप्शन देखते हैं, वाचन और पठन में, लेखन और पठन में, श्रवण लेखन में या फिर पठन और श्रवण में? आइए आंसर देखें, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, लेखन और पठन में। क्या बोल रहा है कि कर्म भी कर रहे हैं, यानी कर्म क्या कर रहे हैं? लिखने का। लिखने का आप यहाँ पर कर्म कर रहे हैं, अर्थ का निर्माण भी कर रहे हैं। क्यों? लिखने के साथ-साथ में आप पढ़ भी रहे हैं चीज़ को, पढ़ रहे हैं तो उसका अर्थ भी निकाल रहे हैं। तो लिखने और पढ़ने में ये दोनों एक साथ मिलकर के कर्म और अर्थ का निर्माण करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, लिखने के महत्वपूर्ण गुण के संबंध में कौन-सा तत्व असत्य है? यानी कि आपको नेगेटिव छाँटना है, कौन-सा तत्व इसमें असत्य है? लिखने की बात की जा रही है, लिखने के संबंध में। देखिए, सरलता, बिल्कुल सरलता के साथ में लिखना चाहिए, अच्छी बात है। स्पष्टता, बिल्कुल साफ-साफ लिखना चाहिए जिसे समझ में आए। संक्षिप्तता, बिल्कुल बड़ी चीज़ों को छोटे में संक्षिप्त में करके लिख देना, ये सब लिखने के गुण होते हैं। लेकिन समीपता जो है वो कोई गुण नहीं होता है, लिखने से संबंधित नहीं है समीपता। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अब लेखन कौशल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं, कौन-कौन से हैं वो देख लीजिए। तो छात्रों की सृजन शक्ति, छात्रों की चिंतन क्रिया, छात्रों की कल्पना शक्ति, छात्रों के मौलिक विचार और छात्रों के विचारों का संगठन, ये प्रमुख तत्व होते हैं लिखने की क्षमता के। आप एक बार देख लीजिए, हो सकता है इनमें से आपके एग्ज़ाम में कोई ना कोई जो है आपसे तत्व पूछ लिए जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
बच्चों में पढ़ने की रुचि का विकास कैसे किया जा सकता है कि बच्चे पढ़ने लगें? ऐसा क्या कर सकते हैं हम? देखिए, पाठ्य पुस्तकों के द्वारा पाठ्य पुस्तक उनको दे दो तो पढ़ने लगेंगे। वर्णमाला के अक्षरों को रटवाकर देखिए, रटवाकर रटना शब्द आ गया यानी कि ये एलिमिनेट कर देंगे, तुरंत ही गलत हो जाएगा। रटना, याद करना नेगेटिव टैग वर्ड है। पढ़ना सीखने की रोचक प्रक्रियाओं के द्वारा कहानी को रट करके, तो 2 ऑप्शन तो आपके वैसे ही खत्म हो गए। कौन-कौन से? एक तो ये हो गया रटने वाली बात हो गई, एक कहानी को रट करके, ये 2 ऑप्शन खत्म हो गए। बचे पाठ्यपुस्तकों के द्वारा और तीसरा है पढ़ना सीखने की रोचक प्रक्रियाओं के द्वारा, तो यही आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पढ़ना सीखने की रोचक प्रक्रियाओं के द्वारा उनको आप पढ़ना सिखा सकते हैं, उनका मन आप जो है पढ़ने में लगा सकते हैं, उनकी रुचि विकसित कर सकते हैं। आपने अभी कुछ वीडियो एक वायरल हुआ है, आपने देखा ही होगा। बहुत सारे जो टीचर हैं वो मतलब कहानी वगैरह सुनाते हैं, कविता सुनाते हैं, ओहो टमाटर बड़े मज़ेदार, आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, ऐसे करके सुनाते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चों को रुचि होती है, हाँ टमाटर बड़े मज़ेदार होते हैं, टमाटर ऐसा होता है, वैसा होता है, तो बच्चे रुचि के साथ में पढ़ते हैं। यानी पढ़ना सीखने की रोचक प्रक्रियाओं के द्वारा आप उनमें रुचि पैदा कर सकते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। स्वाभाविक व प्राकृतिक विधि से भाषा अधिगम शिक्षण के निर्माण में क्या शामिल है? आप कैसे स्वाभाविक और प्राकृतिक यानी बच्चे अपने मन से पढ़ें, ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? सीखने का माहौल देंगे, बोधगम्य पठन सामग्री उपलब्ध कराएँगे, रोचकता के साथ चुनौतीपूर्ण पाठ देंगे या फिर इनमें से सभी? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सीखने का माहौल बनाएँगे। यानी कि माहौल का मतलब है कि वहाँ पर सारी चीज़ें उपलब्ध कराएँगे, बच्चों को डर नहीं लगे ऐसा माहौल बनाएँगे, तो बच्चे स्वाभाविक यानी मन से और प्राकृतिक रूप से पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है? बोधगम्य पठन सामग्री का अर्थ है अगर आप पठन सामग्री उनको दे भी देंगे, अच्छी खासी किताबें दे देंगे, लेकिन अगर उनका पढ़ने पढ़ने का मन नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, चाहे कुछ भी दे दो आप, ठीक है? अगला रोचकता के साथ चुनौतीपूर्ण, चुनौती का मतलब कठिन पाठ अगर आप उनको दे देंगे, तो उनके समझ में नहीं आएगा, तो वो नहीं पढ़ेंगे, है ना? तो सीखने का माहौल आपको बनाना पड़ेगा, जिससे कि वे खुद से स्वाभाविक रूप से सीख सकें, स्वाभाविक रूप से पढ़ सकें। अगला देखिए, आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर की व्याकरण, 3 क्या 5 नंबर तक की व्याकरण आती है, जिसमें आपके 1-2 जो है विलोम शब्द आते हैं, 1-2 समानार्थी, उपसर्ग, प्रत्यय और लेखकों के नाम आते हैं, तो उनको भी हमने साथ-साथ में कवर किया है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो जन्म का विलोम क्या होगा? मृत्यु, उद्धार, मुमूर्षा या फिर कायर? आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जन्म का विलोम मृत्यु होता है, सबको ही पता है। देखिए, तो जन्म का विलोम मृत्यु होता है, वहीं कायर का विलोम वीर होता है और मुमूर्षा का अर्थ होता है मरने की इच्छा। तो ये भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि मुमूर्षा का अर्थ क्या होता है या इनमें से किसका अर्थ है मरने की इच्छा, तो वो आपकी मुमूर्षा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आर्थिक शब्द में सही प्रत्यय कौन सा है? यानी आर्थिक शब्द में कौन से प्रत्यय का यूज हुआ है? प्रत्यय आपको हमने कई बार बताया है, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लग करके उसका अर्थ बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं, और ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लग करके उसका अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, कौन सा प्रत्यय होगा? धिक प्रत्यय होगा, इक होगा या फिर ईक होगा? आइए आंसर देखें। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि इक प्रत्यय का यूज किया गया है। किसमें? आर्थिक शब्द में। तो इसमें कैसे हो जाएगा? अर्थ प्लस इक, अर्थ प्लस इक। तो ये इक जो होगा वो प्रत्यय होगा, इक प्रत्यय का यूज यहाँ पर किया गया है। आर्थिक शब्द में इक प्रत्यय का यूज किया गया है। देखिए, यहाँ पर हमने वही आपको जो परिभाषा बताई है, प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द शब्द के पीछे लग करके उनका अर्थ बदलते हैं। परिवर्तन शब्द में उपसर्ग क्या है? यानी उपसर्ग कौन सा है परिवर्तन शब्द में? परि, प्रा, परि या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए देखते हैं आंसर। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि परि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। देखिए, परि प्लस वर्तन इज इक्वल टू परिवर्तन, ठीक है ना? इक्वल टू परिवर्तन हो जाएगा। तो इसमें परि जो उपसर्ग है उसका प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उपसर्ग ऐसे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। अगला देखिए, बहुवचन, वचन भी आपसे पूछे जाते हैं, देख लीजिए। प्रश्न है, नीति शब्द के वचन परिवर्तन का सही रूप बताइए। यानी कि नीति का हमने वचन परिवर्तन किया है, लेकिन बताइए इनमें से कौन सा सही है? नीति का बहुवचन नीतियों होगा, नीतियां होगा, नेति होगा या फिर कोई नहीं? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो नीतियां हैं वो नीति शब्द का बहुवचन हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक के प्रारूप की समीक्षा में महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? थोड़ा सा कठिन यहाँ पर लैंग्वेज दे दी है, सिंपल भाषा में समझिए कि प्राथमिक स्तर की कोई आप पुस्तक लिखने जा रहे हैं, ठीक है? तो आप उसमें क्या-क्या ऐसी चीज़ों का यूज़ करेंगे, कौन-कौन से महत्वपूर्ण बिंदु होंगे जिससे कि बच्चों को उस किताब को पढ़ने में रोचकता हो, तो उसी की समीक्षा आपको करनी है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं।
स्वयं के अनुभवों को जोड़ने का अवसर देने वाली होनी चाहिए, ठीक से समझने के लिए फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा होना चाहिए, तथ्यात्मक जानकारी से परिपूर्ण होनी चाहिए, याद करने के लिए आसान होनी चाहिए। तो सबसे पहला आप कौन-सा ऑप्शन खत्म करेंगे? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर याद करने की बात कही है और ये एक नेगेटिव टैग वर्ड होता है, तो ये आप खत्म कर देंगे। आंसर देखें, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि स्वयं के अनुभवों को जोड़ने का अवसर देने वाली होनी चाहिए। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे ऐसे होते हैं कि जो वो रोज़मर्रा देख रहे हैं, उन चीज़ों को अगर आप उदाहरण में ऐड करते हुए अगर आप किताब लिखेंगे, समीक्षा करेंगे उसकी, तो बेहतर होगा। जैसे कि आप बच्चे मान लीजिए गुल्ली डंडा खेलते हैं, ठीक है? तो गुल्ली डंडा का यूज़ करके कोई आप पाठ बना दीजिए, तो उस पाठ को वे बच्चे अच्छे से समझेंगे, क्योंकि वो डेली वही काम कर रहे हैं, ठीक है? तो स्वयं के अनुभवों को जोड़ने का अवसर देने वाली किताब बनानी चाहिए, जो एक आदर्श किताब होगी प्राथमिक जो है कक्षा के छात्रों के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाई जाती है क्यों? प्राथमिक स्तर पर जो भाषा सिखाई जाती है, वो भाषा क्यों सिखाई जाती है? चित्रों को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने के लिए, दूसरे के विचारों को दोहराने के लिए। दोहराना शब्द आ गया, ये भी आपका नेगेटिव होगा। दोहराने का अर्थ क्या होता है? जब आप याद करेंगे तभी तो दोहराएंगे, तो ये नेगेटिव टैग वर्ड है, गलत हो जाएगा। केवल पठन के द्वारा ज्ञान अर्जन के लिए, हमने एक बार आपसे ये भी कहा था कि केवल शब्द कहीं पर मिल जाए, तो ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। केवल शब्द जो है नेगेटिव टैग वर्ड होता है, जहाँ भी मिले गलत होगा, ठीक है? अगला है विभिन्न साहित्यिक विधाओं की रचना के लिए। तो कक्षा 1, 2, 3, 4 के बच्चे कोई साहित्यिक विधा तो लिखेंगे नहीं, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चित्रों को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने के लिए, यानी कि जो भी चित्र वो देख रहे हैं, उसके बारे में आपको बता सके, लिख सके, इसलिए प्राथमिक स्तर पर भाषा को सिखाया जाता है। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। समझ में आ रही है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करने में समर्थ है कैसे? यानी कि अगर अगर किसी बच्चे ने भाषा को सीख लिया, तो वो शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करेगी, लेकिन कैसे करेगी? देखिए, कठिन शब्दों का अर्थ जानने के लिए उनका अर्थ लिखवाना चाहिए। शिक्षक के गीत सुनाने के बाद बालकों द्वारा उस गीत का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास भी आपका टैग वर्ड हो गया, अभ्यास का वही अर्थ है। याद करके वो अभ्यास करेंगे, तो ये टैग वर्ड आपका नेगेटिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सीधे एलिमिनेट कर देंगे। ज्ञान अर्जन एवं आनंद प्राप्ति के लिए बालकों को बाल साहित्य उपलब्ध कराना। ठीक है, तो सरल-सरल चीज़ें अगर आप उसको उपलब्ध कराएँगे, बाल साहित्य आपने पहले अगर तो आज से लगभग 5-6 साल पहले दैनिक भास्कर के साथ में हर शनिवार को एक जो है किताब आती थी बाल भास्कर करके, तो उसका लोगों को बहुत वेट हुआ करता था, जो बच्चे होते थे उनको बहुत इंतज़ार रहता था कि आज जो है शनिवार है, आज बाल भास्कर आने वाली है, ठीक है ना? तो ज्ञान अर्जन एवं आनंद प्राप्ति के लिए अगर बालकों को बाल साहित्य उपलब्ध कराएँगे, तो वे बच्चे आसानी से जो है अपनी भाषा को सीख सकेंगे, आसानी से अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या जानना है? मूल्यांकन का अर्थ होता है कि बच्चे कितना सीखे हैं, हमने जो पढ़ाया वो सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं, इसी को हम मूल्यांकन कहते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों ने कितने पाठ याद किए? तो याद करना शब्द आ गया, तुरंत गलत कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, नेगेटिव टैग वर्ड है। शिक्षक ने कितने पाठ पढ़ाए हैं? बच्चे कैसे सीखते हैं? अगली कक्षा में प्रमोट करना। तो सही आंसर देखें, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं उसको सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं? अगर नहीं सीख पा रहे हैं तो हमको क्या उसमें अच्छा करना चाहिए जिससे कि बच्चे सीखने लगे। तो मुख्य उद्देश्य मूल्यांकन करने का यही होता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। कविता को भावपूर्ण तरीके से पढ़ना क्या करता है? अगर किसी कविता को भावपूर्ण तरीके से पढ़ रहे हैं, उसमें खो जा रहे हैं पढ़ते-पढ़ते, तो उसका क्या फ़ायदा होगा? कविता शिक्षण का यह गौड़ उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य है कि तुम जो है भावपूर्वक पढ़िए, तो ऐसा कोई उद्देश्य है नहीं। कविता के भाव को समझने में सहायता करता है, बच्चों का मनोरंजन करता है, बच्चों को छंद और अलंकार की जानकारी देता है। तो प्राथमिक के छात्र हैं, इनको छंद अलंकार की जानकारी देने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है? बच्चों का मनोरंजन हो सकता है, लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कविता के भाव को समझने में सहायता करता है। मान लीजिए वीर रस की कविता है, तो आप इस तरह से पढ़ाइए कि बच्चे वीर रस में डूब जाएँ, ठीक है ना? कि चंद्रशेखर आज़ाद देखिए इस तरह से पिस्तौल से गोली मार रहे हैं, सारे अंग्रेज़ मर गए हैं, अब एक गोली बची है, उनको लगता है कि हम अंग्रेज़ों के हाथ में नहीं पड़ जाएँ, इसलिए उन्होंने अपने आप में गोली मार ली, इतने वीर थे चंद्रशेखर आज़ाद। तो भाव के साथ में अगर बच्चे घुस कर के उसकी कविता को या उस पाठ को पढ़ रहे हैं, तो वो उसकी भाव को समझने में उनकी सहायता करती है, ठीक है? तो इस तरह से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। लोकगीतों को भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए क्यों? जो आपके लोकल लैंग्वेज वाले गीत होते हैं, उनको भाषा की कक्षा में स्थान क्यों दिया जाना चाहिए? देखिए,
लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि भैया हम लोकगीतों का प्रचार करने वाले हैं। लोकगीत गाए जा सकते हैं, सबको ही पता है गाए जा सकते हैं, उसमें क्या स्पेशल है। केवल लोकगीतों के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा दी जा सकती है, ये भी गलत है। केवल शब्द यहाँ पर आ रहा है, नेगेटिव टैग वर्ड है, तुरंत गलत कर देंगे। इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो लोकगीत होते हैं, जो लोकल लैंग्वेज के गीत होते हैं, लोकल जो गीत होते हैं, वह उसमें क्या-क्या बताया जाता है, तो वही जो उनके आस-पास की भौगोलिक परिदृश्य होते हैं, उन्हीं चीज़ों को लोकल जो गीत होते हैं उनमें बताया जाता है। तो इस लोकल गीत के माध्यम से, यानी कि जो आपके लोकगीत होते हैं, इनके माध्यम से बच्चे वहाँ की संस्कृति और वहाँ की विशेषताओं से परिचित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है? आपने कोई पाठ पढ़ाया है, अब बच्चों से बोलिए कि आपके क्या-क्या प्रश्न बन सकते हैं इसमें, आपके मन में कौन-कौन से विचार आ रहे हैं, आप बताइए, तो इससे क्या पता चलता है? आइए ऑप्शन देखें। इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं कि नहीं। अब ये कोई मतलब ही नहीं है, भाई प्रश्नवाचक शब्द से परिचित है कि नहीं है, ये इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है, ये आपका पॉजिटिव है। कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है, प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। आदत का विकास कहीं पर भी हो, आदत भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड में आ जाएगा। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि हमने बच्चों को पाठ तो पढ़ाया है, तो बच्चों ने कितनी गहराई से उस पाठ को जो है सीखा है, यह इस बात से पता चलता है कि बच्चे उस पाठ से संबंधित कितने प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं और कैसे प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। भाषा विकास का दूसरा चरण कौन-सा होगा? भाषा विकास के बहुत सारे चरण हैं। दूसरा चरण कौन-सा होगा? बोलना, पढ़ना, लिखना या फिर सुनना? आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। बोलना जो है वो उसका सेकंड चरण होगा, दूसरा चरण होगा। फर्स्ट चरण कौन-सा है? तो सुनना। जब तक आप किसी चीज़ को सुनेंगे नहीं, ना ही तो उसके तब तक आप लिख सकते हैं, ना ही आप बोल सकते हैं, ना ही आप समझ सकते हैं। तो सुनना जो है वो उसका पहला चरण होता है और दूसरा चरण होता है सुनने के बाद में बोलना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21। कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए निम्न में से क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? कक्षा 8 के बच्चों के लिए आप साहित्य का चयन कर रहे हैं, किताब लिखने जा रहे हैं या फिर आप किताब खरीदने जा रहे हैं, तो क्या चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए? बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, बच्चों की भाषा का प्रयोग, पुस्तक की प्रकाशन की जानकारी या फिर ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए और बी दोनों। आंसर की बात करें, सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए कि बच्चे किस चीज़ को पढ़ने में ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। दूसरा है बच्चों की भाषा का प्रयोग, यानी कि बच्चे कौन-सी भाषा को यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए बच्चों को हिंदी बहुत अच्छी समझ में आती है, पर आप इंग्लिश की किताब लेकर के आए हैं, तो बच्चे के समझ में आएगी नहीं। तो ये दोनों चीज़ें आवश्यक होनी चाहिए अगर आप कक्षा 8 के बच्चों के लिए किसी भी तरह के साहित्य का चयन कर रहे हैं तो। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ, यानी कि अगर भाषा सीखने में जो गलतियाँ होती हैं, उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है बच्चे पर? बच्चे शिक्षण पाठ्यक्रम आदि की असफलताओं के संकेतक हैं? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं। अगर गलतियाँ हो रही तो ये थोड़ी ज़रूरी है कि अब बच्चा आगे सीखेगा नहीं, बच्चा असफल हो गया तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला देखिए, सही नहीं है उनके प्रति कठोर रवैया अपनाना चाहिए, ये भी गलत है। कठोर रवैया कहीं भी आ जाए, नेगेटिव टैग वर्ड है, कभी भी कठोर रवैया बच्चों के प्रति नहीं अपनाना है, उनको दंड नहीं देना, उनको मारना नहीं है, ये सब नेगेटिव टैग वर्ड होंगे। भाषा सीखने की प्रक्रिया का संभावित पड़ाव है, बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चे गलतियाँ नहीं करेंगे तो सीखेंगे नहीं, यानी कि अगर गलतियाँ हो रही हैं तो वो भाषा सीखने की प्रक्रिया का एक संभावित पड़ाव है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में क्या सहायता करती है? जो बुक्स होती है वो किसी भी भाषा को सीखने में क्या मदद करती है? बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है, व्याकरण के नियम कंठस्थ कराती है। कंठस्थ शब्द आ गया, कंठस्थ याद करना नेगेटिव टैग वर्ड है, गलत कर दीजिए। भाषा की विभिन्न घटाएं प्रस्तुत करती है या बच्चों का आकलन करती है? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भाषा की विभिन्न घटाएं प्रस्तुत करती है, यानी कि भाषा किस तरह से, कितनी सुंदर भाषा है, कैसे आपको सीखना है, कब किस चीज़ का यूज करना है, ये विभिन्न घटाएं प्रस्तुत करती है कौन? किताब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर का प्रश्न देखते हैं। दोहे और रोले को क्रम में मिलाने पर कौन-सा छंद बनता है? यानी दोहा छंद और रोला छंद को मिला देंगे तो कौन-सा छंद बनेगा? कुंडलियाँ, सवैया, बरवे या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी दोहा और रोला को साथ में मिलाने से कुंडलियाँ छंद का निर्माण होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है। एक मुहावरा भी आपसे पूछा जाएगा, देखिए। मुहावरा और का और हो जाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? गढ़ फतह करना, थक कर चूर होना, पहले जैसा ना रहना यानी बिल्कुल बदल जाना या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि पहले जैसा ना रहना अर्थात बिल्कुल बदल जाना, यह और का और हो जाने का अर्थ होगा।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, झांसी की रानी कविता की लेखिका कौन है? बहुत बार यह प्रश्न एमपी टेट में पूछा गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान, मुंशी प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा या फिर महादेवी वर्मा। सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई है। देखिए, तो यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। यह कविता 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और उनके युद्ध के बारे में है। यह कविता वीर रस से ओतप्रोत है। वीर रस के बारे में यह कविता बताती है। अगला क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा शब्द करुणा का पर्यायवाची नहीं है? तो पर्यायवाची आपसे पूछा है, कौन सा शब्द करुणा का पर्यायवाची नहीं है? नहीं शब्द को जरूर गौर कीजिएगा, ठीक है। देखिए, उदारता, दया, निष्ठुरता या फिर सहानुभूति। तो उदारता, दया और सहानुभूति ये करुणा के ही जो पर्यायवाची होते हैं, लेकिन जो निष्ठुरता है यह करुणा का पर्यायवाची नहीं बल्कि उसका विलोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, चपल का समानार्थी शब्द क्या है? चपल या फिर चंचल, इसका समानार्थी शब्द क्या है? शांत, ये तो इसका विपरीत हो जाएगा। अदृश्य, अनिकेत, घर का समानार्थी होगा गतिमान। अगर हम आंसर की बात करें, सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गतिमान जो है वो चपल का समानार्थी हो जाएगा। चपला किसे कहते हैं? तो जो विद्युत होती है, जो बिजली होती है, उसका दूसरा नाम चपला सौदामिनी भी होता है। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, उपन्यास सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? बड़ा ही सरल सा प्रश्न है, आइए आंसर देखते हैं। हजारी प्रसाद हजारी प्रसाद द्विवेदी को, जयशंकर प्रसाद को, मुंशी प्रेमचंद को या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखें। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। अब मुंशी प्रेमचंद जी की दो जो आपके पाठ संग्रह हैं या फिर उपन्यास हैं, उनका नाम कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि मुंशी प्रेमचंद के दो उपन्यास कौन से हैं जो बहुत फेमस हैं, ठीक है। कुछ हम बता देते हैं, पंच परमेश्वर हो गया, पूस की रात हो गया, ठीक है ना। ये सारे मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। अब दो का नाम आपको भी लिखना है। चलिए, आज का आखिरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30, फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि कितने नंबर आपके आए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिगम हेतु सबसे अनिवार्य पक्ष क्या है? सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है अगर आप किसी बच्चे को भाषा सिखाना चाहते हैं? सुनना तथा बोलना, सुनना, केवल सुनना या फिर केवल पढ़ना? बताइए। दो ऑप्शन में केवल केवल लग गया, ये दोनों आप एलिमिनेट कर दीजिए। कहीं भी अगर केवल का यूज हो तो समझिए वो नेगेटिव टैग वर्ड होता है। अब आपके पास में दो ऑप्शन बचे हैं। अगर कोई व्यक्ति भाषा सीखना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा अनिवार्य क्या है? हमने आपको बताया था, पहला ही ऑप्शन होगा, मतलब पहला ही चरण होता है सुनना। सुनना सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। अगर आप सुनेंगे नहीं तो आप सीख नहीं सकते हैं, ना ही आप बोल सकते हैं, ना ही पढ़ सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। तो सुनना सबसे ज़्यादा अनिवार्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 30 प्रश्न आपके पूरे हैं, जिसमें आपका प्रीवियस ईयर के भी प्रश्न हैं और अभी जो रीसेंट एग्जाम सीटेट वगैरह में, सीईटी में पूछे गए हैं या फिर एमपी के एग्जाम से पूछे गए हैं, वो सारे प्रश्नों को हमने एक साथ कवर किया है। बताइए आपके कितने नंबर आए हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी आपको पता है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के पास में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी दबा लेना है। और इससे पहले हम गणित पेडागोजी की वीडियो अपलोड कर चुके हैं। सेट नंबर 14 गणित पेडागोजी का है। उससे पहले जो है सेट नंबर 17 जो है वो आपका इंग्लिश का है, तो ये भी आपको देख लेना है। और मैथ, इंग्लिश, ईवीएस सारी वीडियो हम डेली टू डेली अपलोड करते रहते हैं, तो सारी वीडियो आपको देखते हुए चलना है। ये आपके एग्जाम में आपकी बहुत मदद करने वाली है। आज शाम को ईवीएस की वीडियो आने वाली है, 2 से 3 घंटे बाद ईवीएस की वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो भाई शेयर कर देना। और बाकी टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपके लिए हम फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।